अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ आज के टॉपिक्स की जानिब बाद में आएंगे। सबसे पहले जिक्र करना पड़ेगा जिसके बगैर बात शुरू हो ही नहीं सकती, वो है आज गुजरात के नज़दीक जो आज सुबह जो एक अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट हुआ। एक स्कूल के बच्चे वैन में जा रहे थे, वैन में आग लगी, 16 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी खातून टीचर उनको बचाते हुए ख़ुद भी चल बसी। ये बच्चे जो जा रहे थे स्कूल, अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, इनके नन्हे मुन्ने ख्वाब होंगे, किसी के बाप ने पैसे जमा किए होंगे को पहाड़ पे लेके जाऊंगा, किसी की माँ ने पैसे जमा किए होंगे कि इन बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, कुछ बच्चे इंतज़ार में होंगे, उनके रिश्तेदार इनके घरों में आएंगे, समर वेकेशंस के प्रोग्राम होंगे। इनकी माओं ने इन्हें इसलिए तैयार सुबह नहीं किया था कि वो इतनी बेदर्दी और इस भयानक मौत का शिकार हो जाए ना। उनकी माओं ने उन्हें तैयार किया था कि वो तालीम हासिल करने जा रहे थे स्कूल में। उनके वालिदैन के ख्वाब थे इन बच्चों के साथ, इन्होंने बड़े होकर कुछ बनना था। अपनी माओं से ये बच्चे बातें करते होंगे, इनके नन्हे मुन्ने ख्वाब होंगे, कुछ भी नहीं, राख रह गई। अब वो जली हुई किताबें, वही माँ बाप वो आके वहाँ जली हुई किताबें देख रहे हैं, न जाने क्या तलाश कर रहे हैं। नीडलेस, यानी ये तमाम बच्चे, इनको इस ज़रूरत ही नहीं थी दुनिया, यानी कोई बहुत आसानी से बचाया जा सकता था सिर्फ अगर उस वैन का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो, यानी जो भी ये जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये अपना काम ठीक तरह से करती, ये वैन ठीक होती तो ये हादसा ना होता। यहीं से बात शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया जनाब ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब महमूद रशीद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सलमान गनी साहब। ज़हीम कादरी साहब, ये बाकी तो सियासी बहसें और वो चलता रहेगा, ये तो इंसानी मसला है। मतलब ये कि ये हर साल हमारे यहाँ ये 2010 और 11 में ट्रैफिक हादसात में 5,271 पूरे पाकिस्तान में एक साल में 5,271 लोग हलाक हो गए। 365 दिनों का एक साल होता है। तो मतलब ये हम अपना ट्रैफिक भी अगर हम रेगुलेट नहीं कर पाए तो फिर क्या है? बड़ी बदकिस्मती की बात है जी। ये मैं ट्रांसपोर्ट महकमा मेरे पास था पिछले 5 साल, 2 साल। MVE एक महकमा इसका है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर। वो सबसे भारी, जिस तरह एक्साइज इंस्पेक्टर होता है ना जी, उस तरह MVE के लिए पूरे पाकिस्तान से सिफारिश आ जाती थी। उसका काम है कि मोटर व्हीकल को एग्जामिन करना और उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना। ये सब चीज़ें ये कानून में दर्ज हैं। वो एक शख्स खालिसतन अकेला जिम्मेदार है इन तमाम क्लैमिटीज़ का और इन तमाम हादसात का। और शर्म का मुकाम यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है, जो यकीनन ऊपर उसके अफसरान हैं, वो उस MVE के तकर्रुर के लिए खुद मींस अपने निज़ाम को, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल है। अब वो जो वैगन वाला है, अगर वो 500 से 600 रुपया अपने पूरे टेन्योर का, जो एक 3 महीने का टेन्योर बाद होता है जिसके बाद आपको एग्जामिनर कराना, तो वो ना बचाए, हाँ बस। तो अब देखें कि हम इतने ज़्यादा कठोर हो गए हैं, गैर इंसानी फेल पे उतराते हैं चंद टकों के लिए। 1.5-2 अरब रुपया बच रहा हो ना उसको, तो फिर बंदा सोचता भी है कि यार ये क्या हो रहा है। महमूद रशीद साहब, इमरान खान साहब को जाहिर है कोई क्या बताए, बरतानिया के बारे में वो बहुत अच्छा जानते हैं। 1960 से MOT का बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है। 3 साल से पुरानी कोई भी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी 3 साल से जो पुरानी हो जाए, उसको एक MOT लेना होता है। जो गली मोहल्ले के जो वर्कशॉप्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है, वो एक व्हीकल एक टेस्ट करके कि इसकी ब्रेक्स ठीक हैं या नहीं है, ये चलने के काबिल है, ये रोड पर गाड़ी आने के काबिल भी है या नहीं। यानी अकेला ड्राइविंग लाइसेंस होना ये गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देता। ड्राइविंग लाइसेंस वालों से भी एक्सीडेंट होते हैं तो इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस तब तक होती नहीं जब तक गाड़ी की MOT ना हो। सिंपल सी बात है। तो हम पख्तूनख्वा में फिर एक्सपेक्ट करें, काश आप दोनों का मुकाबला ये हो, यहाँ पंजाब में आप, उधर पख्तूनख्वा में मोटरसाइकिल, यानी इन ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर दें। देखिए नाजी साहब, मैं तो ये समझता हूँ पूरे मुल्क के अंदर असल में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। चेक एंड बैलेंस, कानून की पासदारी, कानून के ऊपर अमल, कानून मौजूद है अपनी जगह पे, यानी मोटर व्हीकल एग्जामिनर तो यहाँ भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करवाना हो। और फिर ये जो चलते फिरते बॉम्ब जो है ना, ये एक वाकया हो गया और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जिसमें वो कोर्ट नहीं होते कई जगहों के ऊपर। मैं ये समझता हूँ
कि ये इंतहाई मुजरमाना फेल है। आप सुबह किसी चौक में खड़े हो जाएं और इन गाड़ियों के अंदर जिनके अंदर क्वेश्चन को नहीं 10 बच्चों की अगर गुंजाइश हो, 30-30 बच्चे लुढ़क के उन मोटरसाइकिलों के ऊपर और जो गैस की टंकी बनी होती है इनके सिलेंडर उसके ऊपर, यानी वो सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें कि ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ुबानी कलामी बातों की बजाय आइंदा एक चैलेंज के तौर पर ये जो नई हुकूमतें हैं उनको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और जो भी कानून मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो नई लेजिस्लेशन हो और आज के हालात के मुताबिक हो, और अगर कानून मौजूद है तो उसके ऊपर अमल दरामद हो, अगर नहीं होता तो फिक्सअप किया जाए। जब 2-4 बंदों को आप कटहरे में लेके आएंगे, इसी बात हादसे को आप एक एग्जाम्पल बना लें और देखें कि ये क्यों हादसा पेश आया। अब मसला यह है कि तहकीकात होती हैं, कमेटी बनती है, उस तहकीकात की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन मुल्ज़मान फिर बच जाते हैं, जिम्मेदारान का कुछ नहीं होता। और ये इतनी कीमती जानें उनकी तो बिल्कुल उनके लिए एक तरह का ये दुनिया अंधेरी हो गई। दुनिया इसका फूल जैसा बच्चा जो है वो सुबह हंसता खेलता घर से गया और वो अब उनकी अपनी जिंदगी खुद मेरा ख्याल है मौत की दुआएं मांगते हुए गुजरेगी। सलमान गनी साहब फरमाइएगा, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था, 3 दिन पहले यहाँ डीपीएस के एक स्कूल की वैन में आग लगी, बच्चे शुक्र है बच गए, ये वाले बच्चे नहीं बच पाए। तो ये आप इतने अरसे से आपकी सहाफत है, आप देख रहे हैं, तजुर्बा आपका क्या कहता है? फाइनली हमारी हुकूमतें जैसे ये मान रहे हैं, हमारी हुकूमतें इस तरफ तवज्जो देंगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखें अनीक भाई, मैं तो महमूद रशीद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और ख़ास तौर पे ये जो गुजरात में जो वाक़या हुआ है, मैं तो कल टीवी चैनल्स पे एक रिपोर्ट देख रहा था कि जी स्कूलों के बच्चे जो बेचारे पीने का पानी लेके अपने घरों तक पहुंचा रहे थे कि हमारे इस माशरे में गरीबों के बच्चों का तो पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और जब वो बेचारे किसी हादसे से 2-4 होते हैं तो ना उन्हें मुआशरा उन करता है और ना हुकूमत जवाबदेह होती है। मैं जो ये वाक़या हुआ है गुजरात के, तो मैं डीपीओ गुजरात ने जो बात कही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो वैन थी ये खटारा थी और इसमें एक पुलिस कांस्टेबल रियाज बड़ैच के 3 बच्चे जो है वो जामक हुए हैं, और रियाज बड़ैच का ये कहना है कि वो इससे पहले बाकायदा एप्लीकेशन दे चुके थे स्कूल इंतजामिया को कि ये वैन ख़राब है और उनके बच्चे इसकी शिकायत कर रहे हैं। और जो एक बच्चा है उसमें ज़िंदा बचा है, उसने भी ये बात कही है कि ये वैन कई दफ़ा जो है वो रास्ते में बंद होती रही और इसमें जो उन्होंने पेट्रोल की जो गैलन थे वो भी स्कूल के थे। मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है हमारे सारे मुआशरे के लिए और चैलेंज है जो नई बनने वाली हुकूमत है। इस तरह के वाक़यात अनीक साहब आपको याद होगा कि इससे पहले मोटरवे पे एक बस जली थी कलर का, और उसकी आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि इस तरह कई वाक़यात हो चुके हैं और वो उसके लिए तहकीकात का ऐलान होता है लेकिन वो तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आती जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। अच्छा सलमान गनी साहब, अगर हम फर्ज करें कि GOR में जो मखलूक रहती है इनके बच्चे या ये कि बाकी तमाम अफसरान जो हैं इनको अगर पाबंद किया जाए कि ये इनके बच्चे भी इन्हीं वैन्स में आए जाएंगे तो फिर ये वैन्स को इनकी सेहत बेहतर होगी? मेरा ख्याल है अनीक साहब ये आपने एक इंतहाई हसास सवाल कर दिया है कि ये जो GOR के अंदर रहने वाले बच्चे और ये जो गुजरात की वैन में धक्के खा रहे थे, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमारे माशरे के यही वो तज़ादात हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा कर रहे हैं, जो लोगों को डकैतियों पर मजबूर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तरफ हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम है और दूसरी तरफ माशरे के इन तज़ादात ने हमें यहाँ इस जगह पे ला खड़ा किया है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि मैं फिर दोबारा यही बात कहूँगा कि पाकिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत के लिए ये सारे वाक़यात जो है ये अलमनाक वाक़यात हैं, ये एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं। आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DPO गुजरात ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो सर्टिफिकेट उस वैन वाले के पास था वो भी जाली था, कि जब इनके पास सर्टिफिकेट भी जाली हैं, इनके लाइसेंस भी जाली हैं। और वो मैं हवाला दूंगा जो मोटरवे पे बस जली थी कि वो लाइसेंस किसी और का था, वैन की कोई और थी और उस पर जो ढांचा बना हुआ था वो किसी और ने बनाया हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुआशरे के खुले तज़ादात हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन हम खुद को ना जवाबदेह समझते हैं ना हमारी हुकूमतें इसके लिए जवाबदेह अपने आप को समझती हैं। वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, उसके बाद दोबारा यहीं पे गुफ्तगू होगी और अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स एंड कल्चर। वेलकम बैक। अब गुफ्तगू हम करेंगे सियासत और रवादारी यानी तहम्मुल। अच्छा, एक तो होती है इलेक्शन कैंपेन, जाहिर है कि उसमें आप पूरी दुनिया में ऐसी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, ज़रा हीट जो है सेंटिमेंट्स बड़े हाइट पे होते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन ओवर हो गई।
अच्छा, मामला ये है कि वो जो एक हीट हमने देखी है रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो तहरीक इंसाफ की जब आई है तो उसके बाद हमने सेंटिमेंट्स बड़े अपने हाइट पे देखे और हमने लैंग्वेजेस भी वो देखी, यानी गालियाँ स्ट्रेट अवे, यानी इनके फॉलोअर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करते हैं या इनकी हिदायत होती है, लेकिन ये है कि वो लोग जो ये जाहिर करते हैं कि वो उनके सपोर्टर हैं, वो हर उस शख्स को सोशल मीडिया पे आके उसको बर्बाद कर देते हैं, लीरो लीर कर देते हैं, जिनका नुक्ता नज़र इनसे यानी हल्का सा। सबसे पहले हालिया अगर आप देखें तो अताउल्लाह कासमी साहब ने इस पर बाकायदा लिखा, इस रवैये पर। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। कासमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आपने इस नुक्ते को उठाया और आपने कहा कि जो बुरा भला कहा जाता है थ्रू SMS, टेलीफोन कॉल्स, आपने उसका फिर जवाब ये दिया कि अच्छा ठीक है, मैं भी अब तहजीब उठा के साइड पर रखता हूँ और अब फिर मेरी तरफ से भी फलां फलां। तो अब ये बताइए, उसके बाद कुछ जो हालात में कुछ बेहतरी आई या वैसे ही सप्लाई जारी है SMS की? अब वो SMS तो नहीं आती मुझे। अच्छा। लेकिन जो फेसबुक पर जो वो कारोबार था सारा, वो जारी व सारी है। और आप यकीन करो कि इतनी गंदी गलीज गालियां दी जाती हैं, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि नहीं कोई बचा, हर एक को इक्वल मसावात से इन्होंने गालियां दी हर एक को, बल्कि जो कॉलम वो मुझे रेफर किया करते थे ना कि जी आप ये पढ़ें, अब उस कॉलमनिगार को भी गालियां दी जब उसने टिकटों के मामले पे, जब उसने उसको भी बिकाऊ माल कह दिया उन्होंने। तो मुझे असल में इस सारे मामले में अनीक जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि पूरी कौम में कुव्वत बर्दाश्त की कमी है, खुसूसन ये जो नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ है। इनका रवैया बिल्कुल तालिबान वाला रवैया है इनका। तालिबान भी तो यही कहते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा वो काफिर है, जो हमारे इस्लाम को नहीं मानता। तो ये भी यही कहते हैं कि जो हमारे इमरान को नहीं मानता वो बदमाश है, वो बिकाऊ माल है, वो वगैरह वगैरह वगैरह, और माँ बहन सबकी गालियां मारी। वो तो नई नई अब इजाद हो गई, उसमें तो ताया फूफा, उसमें तो कोई बचा ही नहीं है। महमूद रशीद साहब नहीं है, और वो ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात के मेरी उम्र गुजरी है बाजारों में गालियां इसी 10 की सही में, लेकिन जैसी इन्होंने इख्तरा की है मेरे ख्याल में, यानी वो उसकी लुगत में उसकी मिसाल नहीं मिलती उसकी। इस बात पे क्या तबसरा करते हैं जी? मेरा ख्याल है जी, शुरू में तो ये हमने पॉइंट आउट किया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ लोगों ने PTI का बन के और कुछ मखसूस नंबरों के ऊपर ये एक मुहिम चलाई, जिसे हमने एक्सपोज भी किया और बताया भी। बाय द वे, ये जो कुछ भी अगर होता है तो इसको कतन इनकरेज नहीं करना चाहिए, ये गलत हो रहा है, जिस किसी भी तरफ से भी हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि एक महज़ब मुआशरे के अंदर हमें जो भी टीनेजर लोग हैं, नए लोग हैं, उनके जज्बात अगर हर्ट होते हैं या कोई इस तरह की बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात है, उसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन वो किसी तौर पे भी ये मुनासिब नहीं, खा किसी के खिलाफ भी हो। तो ये तो एक प्रिंसिपल की बात है और हमारी सारी लीडरशिप इस पे बैठी और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा जी हमारे तो कंट्रोल में कोई इस तरह की बात नहीं है। कौन लोग ये करते हैं PTI के नाम से, उसमें कुछ लोग मुमकिन है ऐसे हों, कलंडरे नौजवान हों, PTI के कोई इस तरह के लोग हों जज्बाती कि जो पढ़ के तैश में आके कोई बात करते हैं, लेकिन इसको हम किसी सूरत में भी ना तो इनकरेज करते हैं और ना ये समझते हैं कि ये कोई मुनासिब रवैया। यानी आप ये भी थोड़ी सी एक अर्ज करना चाहता हूँ मैं। जी कासमी साहब, मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब तो रहनुमा हैं PTI के, और उनका बेटा ये काम करता है और उन्होंने तस्लीम किया उन्होंने, तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, वो सलमान अहमद साहब एक गुलकार हैं बड़े अच्छे, वो भी ये काम अपने नाम से ही करते हैं इस पे। अब देखे ना, या तो PTI ने आरिफ अलवी साहब के बेटे कोई उसकी कोई की हो, कोई खारिज किया उसको कुछ, तो ये मेरे ख्याल में ये मियां साहब इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत बुरी बात है। इसके बावजूद ये मैं लिख भी चुका हूँ और अब मैं जुबानी भी अर्ज कर रहा हूँ कि जो नौजवान, मैं सारे नहीं कहता, मुझे बड़े बड़े मुहज्जब नौजवान मिले हैं जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, वो अच्छे खानदानों के हैं, मैं बेपनाह अप्रिशिएट करता हूँ उनका सियासत से दिलचस्पी लेना और उनका वोट के लिए आना। एक इंटेलिजेंस एजेंसी से मुझे फोन आया किसी अफसर का, अच्छा मुझे नहीं पता वो कौन सी एजेंसी थी, मुझे कहने लगे कि अच्छा जो कत्ल की धमकियां दी गई थी मुझे बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा काजी साहब आप हमें वो टेलीफोन नंबर दे दें।
जी। मैंने कहा जी मैं वो नंबर आपको नहीं दूंगा। वो कहने लगे देखें आपकी हिफाजत जो है वो हमारा फर्ज है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि जिन्होंने कत्ल करना होता है वो मैसेज नहीं देते करके वो कत्ल करने नहीं आते। दूसरी बात मैंने कहा जी वो बच्चे हैं और उनसे ये गलती हुई है, अगर मैंने आपको नंबर दे दिए उनके, आप मार मार के उनका भुरकस निकाल देंगे और अगर वो मुजरम नहीं भी है तो वो मुजरम बन जाए। जी कासमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपका यू मेड योर पॉइंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसके बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। उन्नीस में दोनों ममालिक ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 1948 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पहली और 1965 में दूसरी जंग कश्मीर के मसले पर हुई। 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तीसरी जंग की वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। 1974 में हिंदुस्तान ने पहला एटमी धमाका किया। 1979 में कश्मीर के हसूल के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज हुआ, जिससे ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। 1999 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए और ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। 2001 में जनरल मुशर्रफ और भारतीय वजीर आजम वाजपेयी के साथ आगरा के मुकाम पर तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए, मगर कामयाबी न मिल सकी। 2003 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का समझौता हुआ। 2004 में दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात का अमल शुरू किया गया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में होने वाले बम धमाकों और 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों से ये सिलसिला फिर टूट गया। 2009 में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान भारत में होने वाली मुलाकात में अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर बातचीत हुई। 2011 में भारतीय वजीर आजम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को दावत दी ताकि अमन मुज़ाकरात को बहाल किया जा सके। 2013 में भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद के साथ भारत का दौरा करने की दावत दी, जिसको मियां नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। वेलकम बैक। पूछते हैं सलमान गनी साहब से कि क्या वाकई कोई नए रास्ते पाकिस्तान और इंडिया के बाब में कोई नए उन्वान से बात आगे बढ़ेगी, नए रास्ते खुलेंगे? सलमान गनी साहब इस सारे प्रोसेस को किस तरह देखते हैं? जी सर। अनेक इस वक्त दुनिया की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये मुज़ाकरात का अमल है जो ये गालिब है कि दुनिया अपने मसाइल मुज़ाकरात और मुलाकातों के ज़रिए हल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ संजीदा मसाइल हैं। और आपने अभी एक मौसर रिपोर्ट पेश की जिसमें तमाम मुज़ाकरात का जिक्र था। तकरीबन हम 154 दफ़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं। मैं 100% मुज़ाकरात के हक़ में हूँ कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए, लेकिन जब तक आप बुनियाद उन संजीदा मसाइल को नहीं बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला है, जिसमें पानी का मसला है, और पानी का मसला तो इस हवाले से भी ख़ास है कि अगर इसी तरह आपके पानी पे डैम्स बनते गए तो पाकिस्तान तो रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी पॉजिटिव बात मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के इंतखाब पे खुद मनमोहन ने पाकिस्तान के नामजद वज़ीर आज़म को दावत दिया है भारत की, और नवाज शरीफ साहब में मैं समझता हूँ कि ये अहलियत और सलाहियत मौजूद है कि उन्होंने इससे पहले भी हिंदुस्तान से जो मुज़ाकरात किए वो मुज़ाकरात मैं समझता हूँ एक अहम पेशरफ्त थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुतनाज़ इशूज़ हैं उनमें पेशरफ्त हुई थी और मसला कश्मीर पे भी बात हुई थी। अच्छा, नहीं सलमान गनी साहब फरमाइएगा कि यानी आप समझते हैं कि यहाँ पे यानी जो वो तमाम कुव्वतें जो इख्तियार रखती हैं किसी भी पॉलिसी मेजर शिफ्ट का, वो आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक पेज पर नजर आती है मामला, यानी यहाँ पे वो हालात हो गए हैं? देखें, अगर पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं कि वो अपने इशूज़ पे या मुतनाज़ इशूज़ पे हिंदुस्तान से बात कर सके, आपने जिस तरफ इशारा किया है मैं वो बात समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये सारा सिस्टम जो चल रहा है वो इस सिस्टम का हिस्सा है। और इससे पहले भी माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी मुज़ाकरात किए, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी मुज़ाकरात किए। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, और हम अब 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में अब जंगें नहीं होंगी। जी ज़हीम कादरी साहब, हमने देखा कि मियाँ साहब ने खुद यानी एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अगले दिन कहा कि आई वुड विजिट इंडिया वेदर इंडिया इनवाइट्स मी और नॉट, जिसके बाद हमने फ़ौरन वहाँ से गुडविल के जेस्चर्स देखे। सो पीस हम फाइनली उम्मीद कर सकते हैं? याद कीजिए कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
उस वक़्त ये वाजपेयी साहब बस के ज़रिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और न सिर्फ पहली बार 60 बरस में पाकिस्तान की एंटिटी को तस्लीम किया मीनार पाकिस्तान जाके, बल्कि एक डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसमें कैटेगोरिकली एक माना पहली बार कि कश्मीर इज़ द कोर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। नाउ हुआ क्या, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ तशरीफ लाए, बल्कि वाजपेयी ने गवर्नर हाउस में अगले दिन स्पीच की और ये कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की मोहर नहीं चाहिए, पाकिस्तान की अपनी मोहरें हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब यकसर सियासी सूरत-ए-हाल तब्दील हुई इस खत्ते के मुल्क की और एक डिक्टेटर 2004 को हमने लिखकर दे दिया कि हम दहशतगर्दी और वो आप देखें ना आपका, अब फिर आप दिफा पे आ गए। जब आप दिफा पे आए आपको बाढ़ भी लगवानी पड़ी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। मैं समझता हूँ कि बड़ी एक खलीज है जिसको पुर करना है और पुर हुई भी है इन ड्यू कोर्स। बहुत से लोग आए भी हैं, बहुत से लोग गए भी हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ट्रेड यकीनन होनी चाहिए, लेकिन उस एहतियात के साथ कि उसमें पाकिस्तान को नुकसान ना हो, बल्कि आप इन हो जाएं उस 1 बिलियन आदमी की मार्केट में। दैट इज वेयर वी मैटर। कुलदीप नैयर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद और हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बट बिफोर मैं उनसे क्वेश्चन करूं, उन्होंने आप कादरी साहब आपकी बातें सुन ली होंगी, मैं महमूद रशीद साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आप एक बड़ी इफेक्टिव अपोजिशन का रोल ज़ाहिर है नजर आ रहा है कि यहाँ करेंगे। सो हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात के मामले में अगर ये मतलब जिस तरह से इनकी ख्वाहिश है पीस की, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जी। हर वो काम जो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा, नो डाउट कि जो भी पॉलिसी बने वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका ये राइट है कि वो गाइडलाइन दे, लेकिन जो वो तमाम कुव्वतें जो मैटर करती हैं और जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं इंतहाई हसास किस्म के, उसमें तमाम फोर्सेस को एक पेज पे होना चाहिए और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। हमारा हमसाया है, उसके साथ हमें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर लाइफ। अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी, अपना पानी, कश्मीर, वो तमाम मामलात उनको साथ साथ हम लेके चलेंगे और ये एहसास भी रहेगा कि हमारे ये मामलात भी साथ हल होने चाहिए और साथ हमारी ये कशीदगी भी कम हो। जी कुलदीप नैयर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी वेलकम जी। आपने गुफ्तगू यहाँ पे सुनी ज़हीम कादरी साहब की और महमूद रशीद साहब की। एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास PMLN की है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अच्छा, आप खुद भी एक तवील अरसे से पाकिस्तान के हालात पे आपकी नज़र है, आप साहब आप लिख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपको पाकिस्तान की फ़िज़ा में खुद ये एक चेंज नहीं लगता कि यहाँ पे अब जिस तरह ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है भारत के साथ दोस्ती पे संजीदगी से, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब जो मैंने देखा है कि सचमुच इधर और उधर दोनों तरफ ये एक ख्वाहिश है, एक बहुत सा एक समझ लीजिए तमन्ना है कि किसी तरह हालात आपस में अच्छे हों और फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ें। लेकिन ये जो मैंने तकरीरें सुनी हैं ये तो वही पुरानी 60 साल पहले भी सुनता आया हूँ, अब भी सुन रहा हूँ। किन तकरीरों की? भाई अब पानी का मसला है। फिर पानी का मसला आप देखिए कि सिंध एक मुआहदा हुआ, अब लड़ाइयाँ हुई, कहीं कुछ हुआ, लेकिन वो मामला वो जो था एक मुआहदा वो कितना कामयाब रहा, कोई कुछ नहीं उसमें उन्होंने करने दिया। अब हम सोचते हैं चलो जी फिर चलें। क्या पानी का क्या मसला है? पानी तो हर मुल्कों में कम हो रहा है, लेकिन ये सोच लेना कि देखिए जी हमें मिलना चाहिए। भाई अब इंटरनेशनल अदारे हैं, आपस में बैठ सकते हो। अच्छा नहीं कुलदीप, ये सब बात है, कुछ दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यार टेक्निकल साइड है, ये तो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा इसको डिबेट कर सकेंगे। मैं तो अवामी सतह की बात ये कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो लोगों में आप हम देखते हैं कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मतलब ये कि एक दूसरे के हम म्यूजिक भी सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, निछावर होते हैं तो दिलो-जान से हो जाते हैं, लड़ने पर आए तो फिर मरने मारने पर तुल जाते हैं। नहीं, लड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, अब लड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, अब सब सुलह की बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सुलह अच्छी है। अच्छा, आप ये बताइए कि वहाँ मनमोहन सिंह साहब की जो जो हुकूमत है, अब आपके यहाँ पे इलेक्शंस नज़दीक हैं, यहाँ तो बन गया सेटअप लेकिन वहाँ जाने वाला है, ये आपको इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं कि ये कोई ऐसा यानी इलेक्शन से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकें पाकिस्तान के हवाले से? मुझे नहीं लगता, बल्कि अब कोई इलेक्शन में पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को दिखता नहीं। मतलब कोई आगे नारा लगाता था पाकिस्तान मुर्दाबाद तो लोग सुनते थे, अब कोई सुनता ही नहीं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल और मुझे लगता नहीं कि ये अब से लेके इलेक्शन तक कोई ऐसा किया जाए जिससे कि बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि
ऑपोजिशन को भी लेना है, सबको लेना है, जो कि इस वक्त मुश्किल लगता है भारत के सियासी माहौल में। अगर कुछ हुआ तो इलेक्शन के बाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप नेगी साहब। वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे चीनी वज़ीर आज़म का हालिया दौरा पाकिस्तान। कीप वॉचिंग दुनिया न्यूज़। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने 1950 में चाइना को बाकायदा मुमलिकत तस्लीम किया। 1963 में दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाहिमी तिजारती मुआहदा हुआ। 1970 में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका का राब्ता करवाया, जिसकी बदौलत 1971 में हेनरी किसिंजर और 1972 में अमेरिकी सदर निकोलस चाइना का दौरा कर सके। 1978 में दोनों ममालिक को आपस में मिलाने वाली शराह कराकरम का इफ्तिताह हुआ। 1986 में पाकिस्तान चाइना के दरमियान न्यूक्लियर ताउन पर इत्तफाक हुआ। 1996 में चीनी सदर जियांग जेमन ने पाकिस्तान का दौरा किया। 1999 में चाइना की मदद से सूबे पंजाब में चश्मे के मुकाम पर 300 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। 2001 में पाकिस्तान चीन मुश्तरका काविशों से अल खालिद टैंक मंजरे आम पर आया। 2007 में पाक चीन मुश्तरका कोशिशों से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की बकायदा बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई। 2008 में दोनों ममालिक के दरमियान चाइना और गवादर को मिलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने पर इत्तफाक हुआ। 2010 में चीनी वजीर आजम वेन जियाबो ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान $30 अरब के मुआहदे किए। 2013 में गवादर पोर्ट का इंतजामी कंट्रोल चाइना के हवाले कर दिया गया। 2013 में चीनी वजीर आजम ली कीयांग के दौरे से दोनों ममालिक में तिजारती मुआहदों पर दस्तखत हुए और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा भी किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। उनसे भी रहनुमाई लेते हैं कि इस दौरे से पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में ये दौरा कितनी अहमियत कहाँ मिला है। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप आज मैं पढ़ रहा था, एक अंग्रेजी अखबार का एक एडिटोरियल भी है कि ये जो तवानाई के बारे में जो मदद मांगी जा रही है चीन से, चीन एक हद तक तो मदद शायद करे और यकीनन करेगा, पहले भी वो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मसला एनर्जी का पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान को ही हल करना है। तो ये फरमाइएगा कि चीन किस हद तक हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और हमें किस हद तक तैयारी की जरूरत है। नहीं देखिए, चीन आपकी मदद कर सकता है क्योंकि उनका तजर्बा बहुत है, वो आपकी मदद कर सकते हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो आपकी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन करें, यानी आपको किसी तरह फ्यूल प्रोवाइड करें आपके प्लांट्स के लिए, तो वो तो होने से रहा। जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि चश्मा 2 के बाद 3 और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ये 300 और 400 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मेगावाट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसमें इजाफा किया तो हो सकता है कि वो अभी उन्होंने 1000 मेगावाट के रिएक्टर्स बनाना शुरू किए हैं, तो शायद उसका भी मंसूबा हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये 4 साल 5 साल की मुद्दत लगती है इसमें। तो शॉर्ट टर्म में आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो आपका एनर्जी का मसला है वो आपको खुद हल करना पड़ेगा। खास तौर पे उनकी जो महारत है उससे फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो 3 गॉर्जेस में डैम बनाए हैं। जी हाँ, मैं होके आया हूं, 120 मेगावाट का हमने उन्हीं के साथ। अच्छा ये फरमाइएगा शेख साहब के इस दौरे में की सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट बात कौन सी आपको लगी? देखिए, मुझे 2 चीजें खास अहमियत के हामिल थी। अवलन कि उन्होंने पहला दौरा पहली मर्तबा जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो निकले हैं, तो उन्होंने साउथ एशिया को पहल की और पाकिस्तान के साथ रिश्ता उन्होंने कहा कि इस नौयत का है कि मुझे इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि नई हुकूमत बाख्तियार हो और उसके बाद मैं आऊं। और ख़ास तौर पे जब इन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न चाइना को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने 750 अरब लगाने हैं अगले 10 साल में। और ये इलाका है जो आपके साथ है। जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जब इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप इस नई मंडी जो बनेगी वेस्ट चाइना में, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जी ज़हीम कादिर साहब, मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त मेरी नज़र में है वो है सिविल न्यूक्लियर असिस्टेंस। अगर हमारे साथ वो एग्रीमेंट हो जाए, जो बड़ा पुराना एग्रीमेंट है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी बहुत सी चीज़ों पे इम्प्रोवाइजेशन की जा सकती है और वो एनर्जी क्राइसिस जिसको दूर करने में साल लग सकते हैं,
सिविल न्यूक्लियर असिस्टेंस के बाद आपकी स्पेस कंपैरेटिवली बहुत तेज हो जाएगी। इन्होंने दुरुस्त फरमाया। 3 गॉचेस डैम हम खुद गए आज से कोई 3 साल पहले, और हमने एक एग्रीमेंट किया चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। पंजाब गवर्नमेंट ने तौसा पे 120 मेगावाट का प्लांट लगाने का। 3 गॉचेस ने हमें फाइनेंस भी देने की बात की, जो उनकी कंपनी है। 23,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है उनका बाय द वे। तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो 21,000 है। तो हुआ क्या कि वो प्रॉब्लम था, हमें फॉरेन गारंटीज जो दी जाती हैं, सॉवरेन गारंटीज वो नहीं दी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो वो प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से 2 साल से पाइपलाइन में पड़ा हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाइना ने हमेशा पॉलिटिकल ज़माने में, अब ये थंडर्स की जो बात की गई है, ये याद कीजिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिससे पाकिस्तान को ये थंडर एयरक्राफ्ट मिले थे। और भी 2-3 एग्रीमेंट्स, गवादर का जो सारा सिस्टम था वो भी याद कीजिए, जब हमने पोर्ट बनाया था तो चाइनीज़ असिस्टेंस के साथ बनाया था। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि चाइना ने हमेशा, डेमोक्रेसी जब हुई है पाकिस्तान में, तो ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया चीज़ों के अंदर। ये वैसे थोड़ा सा अब आप ग्रेस मार्क्स लें। ऑब्वियसली चाइना तो डेमोक्रेसी का इतना, उनको तो अपना सिस्टम फाइन, बट उनके एग्रीमेंट्स जो थे वो इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरी है कि बायलैटरल रिलेशनशिप between China and Pakistan should improve, not only to an extent that they would facilitate trade and वो एक विंडो ड्रेसिंग जो होती है, बल्कि मच मोर टू इट, क्योंकि आज इस खित्ते की जो पोजीशन है पूरी दुनिया में वो बहुत यकसर एक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है। और अब क्लियरली कैटेगोरिकली गवादर का चीन को दिए जाना जो है और पाकिस्तान का ये कर गुजरना, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा। महमूद रशीद साहब, देखिए बरतानिया में जो लोग रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो हज़ारों मील दूर बैठकर इस कोशिश में है कि वो चीन और इंडिया के साथ किस तरह इकोनॉमिकली अपने आप को एंगेज करें, क्योंकि इतने बड़े ये दोनों सेंटर्स बन गए हैं, दोनों हमारे हमसाए हैं। सो चीन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे सादगी के हवाले से? देखिए, चीन की जो लीडरशिप है उसने तो प्रूव किया है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तेज़ी के साथ उसने ख़ास तौर पे अपनी इकोनॉमिकल पहलू से तरक्की की है और अपने मुल्क को इस्टेब्लिश किया है, इसमें मेरा ये ख्याल है जी कि ये गवादर पोर्ट वाला जो मसला था, ये बहुत ही एक हसास नौयत का मसला था। इसकी कंप्लीशन से पहले यहाँ पर बेशुमार रुकावटें भी खड़ी हुई, लेकिन अब इसका कंप्लीट होना और चाइनीज़ को हैंड ओवर होना, और गवादर से चाइना तक अगर रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी फ्यूचर के एतबार से, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। और जो वेस्ट चाइना की डेवलपमेंट का, जहाँ ये चाइनीज़ ने भी बार बार ये जिक्र किया है, तो ये एक बहुत ब्रेक थ्रू होगा एक बड़ा पाकिस्तान के लिए, कि अगर वेस्ट चाइना में वो 700-750 अरब रुपए से ऊपर वो कह रहे हैं जी डेवलपमेंट आइंदा हम इधर कर रहे हैं, और ये गवादर को चाइना के साथ हम बाई ये रेलवे ट्रैक कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक एनर्जी क्राइसिस का अभी ज़हीम भी जिक्र कर रहे थे, देखें हमें फौरी तौर पे जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके कौम को रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और ये बाहर के कोई कुछ भी कहे, हम शायद इस काबिल नहीं हो सकते। यहाँ पे जो हमारा बिजली चोरी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम चीन से सीखते सीखते कि ये ना हो कि चीन वाला इनकलाब यहाँ पे आ जाए जो 48। मैं ये कह रहा हूँ जी कि अब तो ये लोग जो हैं, देखिए ये मुंतखब हुकूमत है और हमारी ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि जो लोग भी इलेक्ट होके आए हैं उन्हें थोड़ा टाइम भी मिले। बिफोर वी कंक्लूड द शो, अवामी जो मसाइल हैं, क्या मैं ये उम्मीद रखूं, आपको देखने वाले आपसे उम्मीद रखें कि अब तहरीक इंसाफ और PMLN का और उधर पीपल्स पार्टी का भी एक दूसरे से आपका एक हेल्दी कंपटीशन होगा मुख्तलिफ सूबों में, गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस के एतबार से, ट्रांसपोर्ट को आप रेगुलेट करें, लॉ एंड ऑर्डर को, यानी ये कंपटीशन हो आपके बीच में, तो हमारी सबका भला हो जाए, उम्मीद रखूं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये नई रवायात को जन्म भी लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको एक तरफ रखते हुए हमें एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ना है, कौम को खुशियाँ देना है, कौम को रिलीफ देना है। कौम बहुत तंग है इस वक्त, उम्मीद रखूँ जी। अनडाउटेडली, बिल्कुल दुरुस्त, मैं एग्री करता हूँ जी महमूद रशीद साहब के साथ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दैट। कोई उसमें नहीं है हनीमून पीरियड। पहले दिन से हमने स्ट्राइव करना है, पहले दिन से हमने डिलीवर करने की कोशिश करनी है, और टाइम लिमिट्स नहीं है।
मतलब टाइम बहुत कम है। काला बाग हाँ, हम तो देखें, हम तो पंजाब गवर्नमेंट में थे तो हमने बाकायदा हम हर साल उसके लिए, लेकिन अब हमारा बड़ा सिंपल वर्जन है कि हम कन्विंस तो करेंगे। अब ये बैठे हुए सरहद में KPK में, हम इनको कन्विंस करेंगे कि कन्विंस होइए, आइए डिस्कशन कीजिए, क्योंकि कन्विंस किए बगैर ये ना हो कि वो डैम तो बन जाए लेकिन पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को, सियासी सरहदों को वो डैमेज कर जाए। काला बाग पे क्या आपका स्टैंड है? ये अगर काला बाग बने तो बहुत अच्छा, न बने तो हमें हाइडल पावर की तरफ, जनरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है और ये हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हो गया जी। अब आ गए, वो हाइडल से भी सस्ते हैं लेकिन इनोवेटिव है। गुफ्तगू हमने की मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। गुजरात का जो अफसोसनाक वाक़या है उस पर भी हमने गुफ्तगू की। पाक भारत ताल्लुकात में हमने तलाश करने की कोशिश की कि आगे रास्ते क्या होंगे। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा ज़ाहिर है डिस्कस हुआ, बट अबव ऑल जो इसमें हौसला अफजा बात अब देखने को आ रही है वो ये कम अज़ कम PMLN और तहरीक इंसाफ की सतह तक, और जो गुफ्तगू आपने खुद भी सुनी है वो ये है कि यहाँ पे अब एक एग्रीमेंट नज़र आता है कि अब लड़ाई का ये मुल्क ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और पॉलिटिकल जितनी फोर्सेस हैं शायद इनके पास भी ये मौका आखिरी है कि ये अपनी मैच्योरिटी का सबूत दें, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ये इकट्ठे होकर चलें, और जाहिर है कि नज़रें इन पर जमी हैं, आपकी भी और हमारी भी। यहाँ पे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कीप वॉचिंग दुनिया न्यूज़।